नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये पार्ट आपको लास्ट पार्ट ही है ये। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस लास्ट पार्ट को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। और मुझे पता है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो मेरी हर कहानी को उसी तरीके से प्यार दीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इधर एक कमरे में बानी बेहोशी की हालात में कुर्सी से बंधी थी। तभी उस कमरे के अंदर एक शख्स आता है और अपने सामने बानी को देखकर उसके चेहरे पर एक भद्दी सी हंसी आ जाती है। यह शख्स और कोई नहीं था बल्कि साहिल था। आज साहिल को पता चल गया था कि बानी अपने घर गई है और ऋषभ उसे वहां छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए चला गया है और बानी अकेली है। साहिल को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता क्योंकि ऋषभ होते साहिल कभी भी बानी के पास नहीं जा सकता था। जब उसे यह पता चला कि ऋषभ वहां से जा चुका है तो उसने बानी को वहां से अपने पास लाने का प्लान तैयार कर लिया। साहिल जानता था कि बानी ऋषभ के असिस्टेंट नितिन के साथ कार में घर जा रही है। उसे पता था कि ऋषभ ने इस वक्त अपने आदमी बानी की निगरानी के लिए नहीं लगा रखे होंगे क्योंकि बानी इस वक्त नितिन के साथ थी। ऋषभ को नितिन पर पूरा विश्वास था। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर साहिल ने कुछ गुंडे भेजकर बानी को किडनैप करा लिया। साहिल धीरे धीरे चलकर बानी के पास आता है और बानी के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसे चेहरे पर अपनी एक उंगली को चलाते हुए कहता है, ओह बानी, तुम कितनी खूबसूरत क्यों हो। तुम्हारी इसी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। जिस दिन से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पाने की जिद फितूर इस दिमाग पर चढ़ गया था, पर ऋषभ ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने तुमसे शादी करके मुझसे तुम्हें दूर कर दिया। फिर तुम्हें ऋषभ से दूर करने के लिए मेरी बहन नताशा की भी हेल्प ली क्योंकि वो पागल ऋषभ से प्यार करती है। लेकिन बस कुछ बेकार रहा, नताशा ने कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो मुझे कभी ऋषभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन मैं और सब्र नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पाकर भी नहीं रहूँगा तो उस ऋषभ को पता भी नहीं होगा इस वक्त तुम मेरे पास हो। यह बोलकर साहिल हंसने लगता है। इधर नितिन को होश आता है। वो अपने सिर पर हाथ लगाकर उठता है। उसका सिर घूमने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके साथ बानी भी थी। वो आसपास देखता है, ना वहाँ बानी है ना ही कार। उसे याद आता है जब वो कार से बाहर आया था तो किसी ने पीछे उसके सिर पर वार किया था। नितिन को समझते देर नहीं लगती है कि बानी किडनैप हो गई है। वह तेज़ी से अपनी जेब से फ़ोन निकालता है लेकिन वो देखता है कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो इधर उधर चलकर आगे जाकर देखता है, एक जगह उसे नेटवर्क मिल जाता है। वह जल्दी से ऋषभ को फ़ोन करता है। ऋषभ उसका फ़ोन तुरंत उठा लेता है। नितिन, कहाँ हो तुम और बानी कहाँ है, कैसी है वो, सही है ना? ऋषभ जल्दी से कहता है, सर बानी मैम का किडनैप हो गया है। नितिन सारी बात ऋषभ को बता देता है। ऋषभ यह बात सुनते ही होश खो बैठता है। उसके गुस्से से नसें तन जाती है। ऋषभ जल्दी से अपने ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर स्टार्ट कर के कहीं चला जाता है। नताशा नताशा बाहर निकलो, ऋषभ चिल्लाते हुए खन्ना मैंसन में घर पहुंचता है। मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। इतने में नताशा भी ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है। क्या हुआ ऋषभ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नताशा उसके पास आते हुए कहती है। ऋषभ आगे आकर नताशा को एक थप्पड़ मारता है और उसका गला पकड़ लेता है। नताशा कहती है, बानी कहाँ है बानी? अगर मेरी बानी को कुछ हुआ ना तो आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। ऋषभ की ये बोलते वक्त उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थीं, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। नताशा उसकी बात को पकड़ में तड़प रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। उसके मम्मी और पापा ऋषभ को उसकी पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से ऋषभ उसे अपनी पकड़ से आज़ाद करता है। मुझे सच में नहीं पता कि बानी कहाँ है, नताशा लंबी लंबी सांसें लेकर कहती है। तो किसे पता है? साहिल, साहिल कहाँ है? ऋषभ उसे वहाँ ना देखकर कहता है। बेटा हमें नहीं पता साहिल कहाँ है, मिसेस खन्ना बोलती है। ऋषभ आगे नताशा के सामने आता है। कह देना अपने उस भाई से, अगर बानी को किडनैपिंग में उसका हाथ हुआ या तो उसने मेरी बानी को कुछ भी किया तो उसे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऋषभ यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नताशा तेज़ी से खन्ना मैंसन से निकलकर अपनी कार में बैठकर कहीं चली जाती है। नताशा को कहीं न कहीं शक हो चुका था कि साहिल ही बानी को लेकर गया है, लेकिन उसने जो रूप ऋषभ का आज देखा था उसे देखकर नताशा अभी तक सहमी हुई थी। नताशा को जाते ही ऋषभ के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि ऋषभ को उसका पर पहले से ही शक था। वो जानती है साहिल इस वक्त कहाँ होगा।
इधर बानी को होश आता है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने एक कुर्सी पर साहिल बैठा नजर आता है। उसे देखकर बानी तुरंत कुर्सी से खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि वो बंधी हुई थी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नितिन जी कहाँ हैं? बानी हैरानी से बोलती है। अरे मेरी जान, इतना क्यों घबरा रही हो? देखो मैं साहिल हूँ, तुम्हारा साहिल। साहिल कुर्सी से उठकर उसके सामने आते हुए कहता है और उसके हाथों को खोल देता है। हमसे दूर रहो, हमारे पास भी मत आना। ऋषभ जी कहाँ है? बानी रोते हुए ऋषभ को आवाज़ देने लगती है। ऋषभ यहाँ नहीं है, समझी तुम? यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और ना ही कोई तुम्हें यहाँ कोई सुनने वाला है। साहिल गुस्से में उसके कंधों को पकड़कर उससे कहता है। ऋषभ का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। साहिल के ऐसे पकड़े पर बानी उसे खुद दूर धक्का दे देती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। हमसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? कोई लड़की ने जब तुम्हें ना बोल दिया तो उसका मतलब नहीं होता है, लेकिन तुम उसके साथ इस हद तक आ गई। तुमने उसे अगवा ही कर लिया। तुम जैसे घटिया इंसान ऐसे ही थप्पड़ के लायक होते हैं, बल्कि तुम इससे भी ज़्यादा बुरा होने के लायक हो। बानी गुस्से में बोलती है, बस तेरा बहुत हो गया, बहुत देर से तेरी बक बक सुन रहा हूँ। अब तेरा ऐसा हाल करूँगा किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। साहिल गुस्से में बोलता है। उसे बानी जो थप्पड़ मारा उसे पागल सा हो गया था। वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है। बानी डर के पीछे होने लगती है। साहिल उसे हाथ लगाने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो देखता है कि पीछे नताशा खड़ी थी। नताशा को देखकर साहिल चौंक जाता है। साहिल इसे जाने दो, क्योंकि इस वक्त ऋषभ बहुत गुस्से में है और वो तुम्हें जान से मार डालेगा। नताशा उसे समझाते हुए कहती है, मैं उससे डरता नहीं हूँ, अगर वो आज मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। साहिल उसका हाथ झटककर गुस्से में कहता है, साहिल खबरदार, तुमने ऋषभ को कुछ किया तो ऋषभ को मारने से पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नताशा गुस्से में कहती है, कुछ भी हो जाए लेकिन उसे आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। साहिल बौखला कर बोलता है। बानी के डर से बुरा हाल हो रहा था। वो इन दोनों भाई बहन की बीच फंस चुकी थी। उन दोनों का ध्यान अपने ऊपर ना पाकर बानी वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए किसी से टकरा जाती है। वो सामने आ रहे ऋषभ से टकरा जाती है। बानी अपना चेहरा उठाकर देखती है तो उसके सामने ऋषभ था। ऋषभ जी, बानी यह बोलकर ऋषभ के गले लग जाती है। ऋषभ भी बानी को सही सलामत देखकर उसे चैन की सांस आती है। वो बानी को अपने सीने से लगा लेता है और इतने में नितिन और ऋषभ उसे बॉडीगार्ड भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बॉडीगार्ड वहाँ पर जितने भी साहिल के गुंडे मार मार कर मना कर चुके थे। बानी, आप ठीक है ना? ऋषभ उसके माथे को चूमकर बोलता है। इतने में पीछे से साहिल और नताशा भी बाहर निकल कर आते हैं। ऋषभ को वहाँ देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ऋषभ उन्हें देखकर गुस्से से भर जाता है। वो बानी को अपने आप से अलग करते हुए उस वक्त वही खड़ा करके साहिल को तरफ बढ़ता है। ऋषभ को अपनी ओर आता देख साहिल अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है। देखकर बानी की सांसें रुक जाती हैं। ऋषभ जी, बानी चीख बोलती है। ऋषभ, वही रुक जा वरना मैं गोली चला दूंगा। साहिल बोलता है, पर ऋषभ नहीं रुकता और ऋषभ गुस्से में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। नहीं साहिल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, नताशा घबराते हुए कहती है। ऋषभ, मैं गोली चला दूंगा। साहिल फिर से ऋषभ से कहता है। बानी ये सब देखकर डर से उसे पसीना आ रहा था। साहिल बंदूक चला देता है और गोली निकलकर सीधा ऋषभ के बाजू में लगती है। ऋषभ जी, बानी चिल्लाते हुए दौड़कर ऋषभ के पास आती है। नताशा ये देखकर ऋषभ को गोली लग गई है वो बदहवास हो जाती है। उसका दिमाग खराब करना बंद कर देता है। नताशा तुरंत वहाँ खड़े ऋषभ के बॉडीगार्ड से बंदूक छीनकर सीधा साहिल पर गोली चला देती है। गोली साहिल के दिल के आर पार हो जाती है और साहिल के हाथ से बंदूक छूट जाती है। वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसे ऐसे गिरता देख नताशा के हाथ से बंदूक छूट जाती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। साहिल के सिर को अपने गोद में लेकर बैठ जाती है, लेकिन तब तक साहिल की सांसें रुक चुकी थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो नितिन ने बुलाई थी। वो आकर नताशा को गिरफ्तार कर लेती है और साहिल की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा भाई सो रहा है, वह जग जाएगा। साहिल, तू सो रहा है ना? तू आराम से सो जा, मैं यही हूँ, तू चिंता मत कर। नताशा बोलती है। साहिल को ऐसे देखकर अपना दिमागी संतुलन खो देती है। पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है और नताशा पीछे मुड़कर साहिल को देखते हुए सिर्फ उसे का नाम चिल्लाती है। बानी और नितिन जल्दी से ऋषभ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी बाजू से बहुत खून बह चुका था। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर जल्दी से ऋषभ को अंदर ले जाते हैं। बानी घबराहट में बाहर से इधर से उधर चक्कर काटने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, ऋषभ जी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? बानी डॉक्टर के बाहर आते ही जल्दी से उसने पास जाकर बोलती है। इतने में जया जी, बानी के माँ, पापा, रिया सभी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं।
हमने गोली निकाल दी है, उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, लेकिन अब वो ठीक हैं और हमने उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। आप सभी उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जया जी, बीरेंद्र जी, सीमा जी, रिया, नितिन सभी ऋषभ से मिलने के लिए ऋषभ के वार्ड में जाते हैं। जया जी जैसे ही ऋषभ को देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके हाथ में पट्टी बंधी थी, दूसरे हाथ में ड्रिप लगी थी, चेहरा मुरझाया गया था। सीमा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। जया जी ऋषभ के पास जाती हैं और ऋषभ अपनी मॉम को ऐसे रोता देख उन्हें इशारों से रोने के लिए मना करता है। जया जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, ऋषभ तुम ठीक तो हो ना? मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये छोटी सी चोट है और मुझे कुछ नहीं हुआ, ऋषभ ने कहा। लेकिन उसकी नज़रें उस वक्त बानी को ढूंढ रही थीं। अरे ठीक तो होना ही है, रिया और नितिन की शादी में लड़के वाले लड़की वालों दोनों की ओर से ऋषभ को ही तो काम करना है। सीमा जी वहाँ के माहौल को हल्का करने के लिए कहती हैं। उनकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ऋषभ के कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी उन सभी के जाने के बाद ऋषभ के कमरे के अंदर बानी आती है, जिसे देखकर ऋषभ को सुकून मिलता है। वो ही जानता था कब से उसकी निगाहें बानी को ढूंढ रही थीं। बानी धीरे धीरे चलकर ऋषभ के पास आती है और ऋषभ को ऐसे देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। जो ऋषभ उसे पूरे दिन छेड़ता था, परेशान करता था, आज वो ऐसे हॉस्पिटल में है और उसकी वजह बानी अपने आप को मान रही थी। ऋषभ जी आप ठीक तो है ना? बानी उसके पास बैठते हुए कहती है। बानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम सॉरी ऋषभ जी। बानी ने कहा तो ऋषभ उसे हैरानी से देखता है। बानी आप हमें सॉरी क्यों बोल रही हैं? जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऋषभ ने कहा। हम जानते हैं, पर आप को सॉरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से आपने हमारे परिवार का ध्यान रखा, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। पापा का इतना ध्यान रखा शायद हम भी नहीं रख पाते और हमसे इतनी बेरुखी से बात करते रहे, आपको इन हालातों के लिए कसूरवार ठहराते रहे। आई एम सॉरी, बानी ने नम आंखों से कहा। बानी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमारी गलती थी। और रही बात माँ पापा का ध्यान रखने की, तो वो मेरे भी माँ पापा हैं, वो परिवार मेरा भी परिवार है और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए किसी सॉरी और थैंक यू की ज़रूरत नहीं होती। ऋषभ अपना डिप वाला हाथ उठाकर बानी के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है। बानी ये सुनकर ऋषभ को हैरानी भरी नज़रों से देखती है। आज उसे विश्वास हो गया था कि ऋषभ सच में बहुत अच्छा इंसान है, जिसकी एक गलती के कारण बानी ने उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, बस उसे हमेशा के लिए बुरा इंसान समझ लिया था। हम डॉक्टर से आपके दवाइयाँ और आपके डिस्चार्ज के बारे में पूछ कर आते हैं। बानी यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऋषभ की क्रिटिकल कंडीशन ना होने और अच्छे से रिकवर होने से डॉक्टर ने ऋषभ को 2 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी काम करने से और ज़्यादा हाथ पर जोर डालने से मना करते हैं, जिससे उसके हाथ पर जोर पड़े। बानी और नितिन हॉस्पिटल से ऋषभ को घर ले जाते हैं। इधर नताशा के बारे में मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना को पता चलता है तो वो साहिल की मौत से दुखी तो होते हैं, पर उन्हें पता था उनका बेटा और बेटी को कैसी परवरिश थी। ये सब उनकी परवरिश का नतीजा है, इसलिए उन्होंने ऋषभ या बानी में से किसी को साहिल की मौत का दोषी नहीं ठहराया। बानी रायचंद पैलेस में ही रुक जाती है और खुद को ऋषभ की देखभाल करने का फैसला करती है। अपना सामान लेकर ऋषभ के कमरे में आ जाती है। यह देखकर तो ऋषभ का दिल उछल उछल कर बाहर आने को तैयार हो रहा था। ऋषभ ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि बानी दिन रात उसकी नज़रों के सामने रहेगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बानी की केयर से ऋषभ की तबीयत भी ठीक होने लगी। बानी ने पूरी तरह से ऋषभ की दवाइयाँ और उसका खाना, उसके ऑफिस का काम सब अच्छे से कर देख रही थी। इस बीच ऋषभ और बानी और नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। ऋषभ को एहसास हो चुका था कि बानी उसे प्यार करने लगी है, पर वो अभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। बानी और जया जी का रिश्ता भी बिल्कुल माँ और बेटी हो गया था। कभी कभी तो बानी उन्हें कहकर ऋषभ को बहुत डांट लगवाती थी, जिससे ऋषभ को ये लगने लगता कि उसकी ही माँ है या बानी की। ऋषभ से मिलने के लिए बीच बीच में बीरेंद्र जी और सीमा जी आ जाया करते थे। लगभग 3 हफ्ते बाद बानी की लगन और प्यार भरी देखभाल से ऋषभ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी बीच रिया और नितिन की शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है और पंडित जी ने उन दोनों की शादी की तारीख 5 दिन बाद की निकाली थी। पहले उनकी शादी की तारीख जल्दी थी, पर उन दोनों ने ऋषभ के सही होने के बाद ही शादी का फैसला किया था, इसलिए शादी की तारीख बदल दी गई।
जया जी से परमिशन लेकर बानी शादी के लिए अपने घर चली जाती है। और यहाँ बेचारा ऋषभ, उसका बानी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि हर वक्त बानी उसके सामने जो रहती थी उसे बानी की बहुत याद आने लगती है। उसका दिल उससे मिलने के लिए कर रहा था, लेकिन बानी अपने घर पे थी, बानी से कैसे मिल सकता था। इसलिए उसने बानी से मिलने के लिए रिया और बिहान की हेल्प ली। हल्दी का दिन था। आज मिश्रा निवास में सुबह से ही हलचल हो रही थी। आज रिया की हल्दी थी और बिहान भी अपनी बहन की शादी के लिए घर आ गया था। बानी ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी थी और उस पर ये रंग बहुत सुंदर लग रहा था। सीमा जी ने बनारसी पीले रंग की साड़ी, रिया ने पीले रंग का लहंगा और बीरेन जी और बिहान ने पीले रंग का कुर्ता व्हाइट पजामा पहना था। बानी और सीमा जी हल्दी की सारी तैयारियां कर ली थी। उन्हें बीरेन जी को अपनी जगह से हिलने के लिए मना कर दिया था। बस अब नितिन के घर से हल्दी आने का इंतजार हो रहा था। नितिन के घर में उसकी माँ और छोटा भाई मयंक था। हल्दी मयंक लेकर आता और उसके साथ जया जी भी आती। जया जी देखकर बानी आकर उनके पैर छूती। उसकी नज़रें ऋषभ को ढूंढने लगती, बजाय उसे देखकर बोलती, ऋषभ ज़रूरी काम से ऑफिस गया है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। बानी यह सुनकर झेप जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे ऐसे देखकर जया जी मुस्कुरा जाती हैं। हल्दी के आने के बाद नितिन के नाम की हल्दी रिया को लगाई जाती है। सबसे पहले हल्दी सीमा जी को लगती है, उसके बाद बानी उसे लगाती है। बानी को सामने देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बानी उसे इशारे से मना कर देती है और मुस्कुराने का इशारा करती है। यह सब सीमा जी देख रही थी। बानी किचन में कुछ लेने के लिए जाती है, तभी वहां सीमा जी आ जाती हैं। माँ, आपको कुछ चाहिए? बानी उन्हें देखकर पूछती है। सीमा जी आगे आकर बानी को हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, बानी हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारी शादी ऐसे रस्म और रिवाज से नहीं कर पाए और सबके सामने जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। यह कहकर सीमा जी रोने लगती हैं। माँ, आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हमारी किस्मत में यही लिखा था, जो भी हुआ चाहे कैसे भी हुआ, मगर हम बहुत खुश हैं और अब आप भी खुश हो जाइए, वरना दुल्हन की माँ मुरझाई हुई सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बानी उनके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है। तो सीमा जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। हम बहुत नसीब वाले हैं जो उन्होंने हमें तुम जैसी बेटी दी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह बोलकर सीमा जी उसे गले लगा लेती हैं। रात को बानी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो रिया उसके कमरे में आती है। बानी, तुमसे कुछ काम था, प्लीज़ मेरे साथ छत पे चलो। रिया आकर उससे कहती है, छत पर? रात में छत पर क्या काम है? बानी हैरानी से उससे कहती है, अरे चलोगी तभी तो पता चलेगा। रिया ये कहकर उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे छत की ओर ले जाती है। छत पर आने के बाद बानी को वहाँ छत पे छोड़ दिया और रिया दबे पाँव वहाँ से दरवाज़ा लगाकर चली आती है। क्या काम था यहाँ पे रिया? हमें यहाँ क्यों लाई हो? बानी बोलती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पे रिया नहीं थी। रिया, कहाँ हो तुम? बानी उसे आवाज़ लगाती है और ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ रिया कहीं नहीं मिलती। बानी अब घबरा जाती है। बानी जल्दी से छत के दरवाजे की ओर जाती है। दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो अंदर से बंद था। बानी दरवाज़ा खटखटाती है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दे। अचानक तभी बानी को ऐसे लगता है जैसे उसकी कमर और पेट पर किसी के हाथों का घेरा है। बानी एकदम से डर जाती है और बानी जैसे ही बोलने वाली होती है और आवाज़ आती है, बीवी मैं हूँ। ऋषभ उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोलता है। ऋषभ की आवाज़ सुनकर बानी को सुकून मिलता है। बानी पीछे मुड़कर ऋषभ को देखती है। उसे वहाँ देखकर उसके दिल को चैन आता है। वो आज ऋषभ को 2 दिनों बाद देख रही थी। ऋषभ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे छत पर चोरी छुपे? किसी ने हमें यहाँ देख लिया? बानी तो घबराते हुए कहती है। ऋषभ आगे आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। ये दिल आपको देखने के लिए बेकरार हो गया था, क्योंकि अब ये मेरे बस में नहीं है और ना ही अब मैं इसकी सुनना चाहता हूँ। ऋषभ अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहता है। ये नज़रें आपके दीदार के लिए तरस रही थीं। ये 2 दिन आपके बिना देखे कैसे बिताए ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ऋषभ उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है। ऋषभ जी, कोई आ जाएगा। बानी धीरे से कहती है, आने दो, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और मुझे अपनी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषभ उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है। उसके ऐसे अचानक करने से बानी अपने हाथ उसकी गर्दन के इधर उधर डाल देती है। ऋषभ उसे छत के दूसरी तरफ ले जाता है, बानी को अपनी बाहों से नीचे उतारता है। बानी वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ पर एक टेबल थी, गुलाबों की पंखुड़ियों से सजी हुई थी। उसके बीच एक हल्दी की कटोरी रखी थी। ऋषभ आगे आकर उस कटोरी में से हल्दी लेकर बानी के पास आता है। बीबी, मैं जानता हूँ हमारी शादी किन हालातों में हुई है, इसलिए मैं आज आपके साथ अपनी हल्दी की रस्म करना चाहता हूँ। यह बोलकर ऋषभ आगे आकर बानी को दीवार से लगा देता है और वो एक दूसरे की आंखों
देखने लगते हैं। ऋषभ हल्दी को बानी की कमर पे लगाता है और ऋषभ की छुअन से बानी की आंखें बंद हो जाती है। ऋषभ हल्दी को उसके गले पर लगाता है, जिससे बानी की पकड़ ऋषभ के कोट पर कस जाती है और फिर ऋषभ बानी के गालों पे हल्दी लगाता है। बानी अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने ऋषभ की आंखों में बहुत जज्बातों को देखती है। बानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी माफ़ी के बिना खुद को एक बोझ के तले दबे हुए महसूस करता हूँ। ऋषभ उसे देखते हुए कहता है, ऋषभ जी, हमने आपको तभी माफ़ कर दिया था जिस दिन आपके बारे में सब कुछ जान गए थे। बानी उसकी आंखों में देखकर कहती है। यह सुनकर ऋषभ की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। बानी, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। ऋषभ उसकी नाक पर हल्दी लगाते हुए कहता है। उसके प्यार का इजहार सुन बानी की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। वो कब से यह सब ऋषभ से सुनना चाहती थी। बानी, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं बेबी, प्लीज़ मत तड़पाओ, बोल दो जो सुनना चाहता हूँ। ऋषभ उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर कहता है और अपने होठों से उसके आंसुओं को छू लेता है। आई लव यू ऋषभ जी, आई रियली लव यू। बानी थोड़ी सी हल्दी लेकर ऋषभ को लगाती हुए कहती है और उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। आखिर आज उसने भी अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। अपने प्यार से प्यार का इजहार सुनकर ऋषभ को ऐसा लगता है जैसे उसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गईं और ऋषभ अपने चेहरे को बानी के नज़दीक ले जाकर बानी के होठों से अपनी होठों को मिला देता है। आज बानी भी ऋषभ को नहीं रोक पाई और वह दोनों एक हो जाते हैं और रिया और नितिन की भी शादी हो जाती है। फैमिली वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि बानी और ऋषभ अब एक हो चुके थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तो इंतज़ार करिएगा एक नई कहानी का और बने रहिएगा हमारी वीडियो में। धन्यवाद।